पूरे में रेल के 2 डब्बे, उसी डब्बों में से एक पैसेंजर आप आज जेल के अंदर है, आप उसके ताल्लुक से तो आप आज तक के उससे मुलाकात के लिए या उसकी हिमायत के लिए तो आप नहीं गए। आप क्या शहर, मतलब आप एक ऐसे मेंबर से जिस मेंबर के ऊपर किसी वक्त तो खड़े हो करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन जियाद, मोहम्मद इब्ने कासिम और खालिद इब्ने वलीद जैसे लोग नौजवानों के अंदर ऊर्जा भरा करते थे, जिनके ताल्लुक से किसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहर के मौजूदा आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंतहाई बचकाना बातें कही। अब जाहिर बात है क्योंकि वो अभी ऊपर से हो कर के आए हैं तो वर्जन अपडेट होने तक के टाइम लगेगा, वो बचकाना बातें ही करेंगे। उन्होंने कुरैश बिरादरी के ताल्लुक़ से कहा है कि असम्बली के अंदर जब असम्बली विधानसभा चालू थी तो कुरैश बिरादरी के लोग मेरे पास नहीं आए थे। अगर वो लोग मेरे पास आते तो मैं असम्बली में उनके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाता। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। उन्होंने एक बात ये कही है कि 2009 से 2014 के दरमियान में जब मुफ्ती इस्माइल साहब पहली मरतबा आमदार थे, उसके बाद 2019 से 2024 के दरमियान में जब वो दूसरी मरतबा आमदार बने थे, उन्होंने अपने दोनों टर्म बिरादरी को भरपूर समर्थन किया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके दोनों टर्म के अंदर क्या मालेगांव शहर में कुरैश बिरादरी के लोगों को और कारोबार करने वालों को क्या गौ रक्षक वालों की तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं दी गई है? दूसरी बात, मुफ्ती इस्माइल साहब गौ रक्षक वालों ने तो बहुत तकलीफ़ दी, शहर जानता है, मीडिया के अंदर सबूत मौजूद है। मुफ्ती इस्माइल साहब 2019 से 2024 के दरमियान में आपके दूसरे टर्म के अंदर एक मंत्री जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, उन्होंने कुरैश बिरादरी की गाड़ी रोक करके लोगों को निकाल करके मारा था। ये आप ही की टर्म की बात है। और कुरैश बिरादरी वालों का तो मामला खैर, लेकिन कुर्बानी जो मज़हब इस्लाम में एक अहम फरीज़ा माना जाता है, आप ही के टर्म के अंदर जब कुर्बानी का मामला आया तो आपने मालेगांव के अंदर समक शेर वालों से ये कहा था कि कुर्बानी एक दिन लेट कर लेना। और आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि कुरैश बिरादरी के ताल्लुक़ से कि मैंने कुरैश बिरादरी के लोगों से ये कहा कि आप कारोबारी लोग हो, आप अगर किसी एक सियासी जमात की खुल करके हिमायत करोगे तो जाहिर बात है आपको मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। तो मुफ्ती इस्माइल साहब, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अगर कुरैश बिरादरी वालों ने खुल करके हिमायत की है शेख आसिफ साहब की, और शेख आसिफ साहब को अगर उन्होंने वोट किया है, तो आपको जितनी वोट मिली, क्या आपके वोटर कारोबारी नहीं है? या आपकी बात से हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि अब आपके ख़िलाफ़ में जितनी वोटें दूसरे उम्मीदवारों को गिरी है, मतलब आप 5 साल उनका आप कोई काम नहीं करेंगे? क्योंकि आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। और आपने ये जुमला कहा है, और आप अब ये बात शहर के समझ में आई है कि कुरैश बिरादरी का अभी जो भी एहतजाज चल रहा है, कुल्लियत जमियत उलमा कुरैश ने ये मुद्दा उठाया है और अब ये पूरे महाराष्ट्र की आवाज़ बन चुका है। हमें अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि मालेगांव जमियत उलमा इसलिए अब तक के कुरैश बिरादरी की हिमायत में या उनकी हड़ताल में अब तक के मालेगांव जमियत उलमा ने इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठाई या कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि कुरैश बिरादरी के लोगों ने असम्बली के अंदर आपका काम नहीं किया था। आपने तो असम्बली के पीरियड के अंदर भो रो करके जनता से वोट मांगी थी और आपने कहा था कि मैं आपका कर्जदार हूँ, आपके 1 रुपये का भी कर्जदार हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। आप मतलब इलेक्शन के पीरियड के अंदर आप रो करके वोट मांगते हो और जब इलेक्शन हो जाता है, आप जब चुन करके आ जाते हो तो फिर उसके बाद आप कहते हो कि मेरे पास आप कोई काम लेकर के नहीं आए या आप मेरे पास नहीं आए, इसके लिए मैंने आपका काम नहीं किया। आज अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि आज गोश्त के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि गरीब आदमी को अपनी हांडी बनाने के अंदर कितनी तकलीफ़ हो रही है। अब समझ में आया कि आप क्यों खामोश है, क्योंकि उन्होंने असम्बली में आपका काम नहीं किया था और गोश्त का भाव बढ़ जाने की वजह से गरीब उसके लिए परेशान हो रहा है। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, आपने कहा कि आपने अपने दोनों टर्मों के अंदर कुरैश बिरादरी का साथ दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्लाटर का रेट जो 750 रुपया था, शेख आसिफ साहब ने
एसपी साहब से, डीवाईएसपी साहब से और कमिश्नर साहब से मिल करके मीटिंग लगवा करके उसे 150 रुपया करवा दिया। आपने कहा कि आपने अपने दोनों टर्मों के अंदर कुरैश बिरादरी का साथ दिया। आप अपने दोनों टर्मों के अंदर सिर्फ एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए, ये राग पाठ देना मुफ्ती साहब बंद कर दीजिए। लोगों को समझ चुका है कि आप सिर्फ बोल बचन की दुकान हो। अब हमें ये चीज़ भी समझ में आई उसको लेकर के कि आपने एसआईटी के मामले के अंदर आपने इसलिए अभी तक के कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये लोग आपके पास नहीं आए या माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आपके पास नहीं आई। आपने तो ऐसा जुमला कहा कि मैं अगर मेरे पास आते तो मैं काम कर देता, जैसे आप 24 आवर अपनी ऑफिस के अंदर बैठे हो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, आप तीसरी टर्म के आमदार हो, आप ये बताइए कि आपकी ऑफिस कहाँ है? वो नयापुरे में रेल के 2 डब्बे, उसी डब्बों में से एक पैसेंजर आप आज जेल के अंदर है। आप उसके ताल्लुक से तो आप आज तक के उससे मुलाकात के लिए या उसकी हिमायत के लिए तो आप नहीं गए। आप क्या शहर की बात करोगे और आप क्या कुरैश बिरादरी की बात करोगे कि हमने इनको समर्थन किया और अगर ये हमारे पास आते तो हम इनको समर्थन करते। आपने जमीयत उलमा के अंदर 2 मरतबा मीटिंग लगवाई कि हम एसआईटी के मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाएंगे। अब ये चीज़ समझ में आई कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, क्योंकि आपके पास कोई आया नहीं था इसलिए आप हाईकोर्ट नहीं गए, या माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आपके पास नहीं आई थी इसलिए आप हाईकोर्ट नहीं गए। मुफ्ती इस्माइल साहब, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि गुज़िश्ता इतवार के रोज़ आपने उमर इब्न खत्ताब मस्जिद के अंदर मालेगांव शहर की मसाजिद को जो लाउड स्पीकर के ताल्लुक से नोटिस मिल रही है, आपने उसके ताल्लुक से शहर के उलमा, अइम्मा और मौज़िनीन की एक मीटिंग लगाई। सबसे पहली बात तो ये चीज़ पूरा शहर जानता है कि मस्जिद का जो भी इंतज़ामी उमूर है वो ट्रस्टियान मस्जिद देखते हैं, और अगर उनको नोटिस मिल रही है तो वो मस्जिद के इमाम और मौज़िनीन से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये ट्रस्टियान मस्जिद की जिम्मेदारी है। आपने ट्रस्टियान, अगर आपको मीटिंग लेना थी तो आपने ट्रस्टियान मस्जिद की मीटिंग लेना था, लेकिन आपने उलमा, अइम्मा और मौज़िनीन ये बेचारे तो आते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चले जाते हैं, इंतज़ामी उमूर से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन आपने खैर चलो वहाँ पर उनकी मीटिंग ली। वहाँ पर आपने मेराज का वाक़या, अज़ान कैसे आई, नमाज कैसे मिली, वो लोग पहले से ये सब जानते हैं। आपने वहाँ पर कोई कानूनी बात नहीं की, और आपसे कानूनी बात सुनना ऐसा है कि एकदम एक लतीफ़ा होता है, हंसी आती है आपके मुंह से ये सुनना कि आप कानूनी मालूमात आप फराहम करने वाले हो। आपने वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं की। मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर जब निकाल आया, मालेगांव बम ब्लास्ट का जब निकाल हुआ तो निकाल के बाद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। वो एहतजाज इसलिए था कि ये को अदालत का फैसला है, ये इंसाफ नहीं है, और हमारे अगेंस्ट में जो फ़िरका परस्त पार्टियाँ, फ़िरका परस्त लोग थे, उन्होंने ये निकाल को लेकर के मालेगांव के अंदर जश्न मनाया था। ये अभी आपका टर्म चालू है, आप आमदार हो, तो आपका काम था कि इसके ऊपर आप कुछ एहतजाज करते। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने जो लोग बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुए तो उनको, उनके घर वालों को ले जा करके माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने वहाँ पर एहतजाज किया, और एहतजाज कर रहा मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, इट इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ये हमारा जमहूरी हक और अधिकार है। और आपने जामा मस्जिद से ये कहा कि कोई एहतजाज और प्रोटेस्ट के अंदर नहीं जाना, मतलब आप एक ऐसे मेंबर से, जिस मेंबर के ऊपर किसी वक्त तो खड़े हो करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन जियाद, मोहम्मद इब्न कासिम और खालिद इब्न वलीद जैसे लोग नौजवानों के अंदर ऊर्जा भरा करते थे, जिनके ताल्लुक से किसी शायर ने यह कहने पर मजबूर हो गया कि दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और आप ऐसे मेंबर से खड़े हो करके लोगों के अंदर हिकमत अमली के नाम पर बुज़दिली का पैगाम बांट रहे थे, जबकि एहतजाज करना, सड़कों पर उतरना कानून के दायरे में रह करके हमारा कानूनी हक है। और किसी कहने वाले ने कहा था कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो सांसद आवारा हो जाती है। आप तो मालेगांव शहर के नौजवानों को उनका कानूनी अधिकार भी इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, और आप मीटिंग ले रहे हो कि कानूनी गाइडलाइन दी जाएंगी। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पहले किदवाई रोड हज हाउस के अंदर गाइडलाइन का प्रोग्राम कर चुका था। आप
जब आमदार बने थे अभी इस टर्म के अंदर, तो आपने जब आमदारी की पगड़ी बांधी थी तो आपने ये कहा था कि अब हम बताएंगे कि एमएलए पावर क्या होता है। आप ऐसे एमएलए पावर बताएंगे, ये दाढ़ियां तिलक धारियां नहीं चलती, अपने अहद से मक्कारियां नहीं चलती, नौजवानों की जवानियों को समझो मेरे सरदार, बुजदिली बांट कर सरदारियां नहीं चलती।